हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है प्रत्यास्थता, चैप्टर 15 इलास्टिसिटी। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रतिबल, विकृति तथा हुक का नियम, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ, ये तीनों की डेफिनेशन आप पढ़ोगे और हुक का नियम भी। फर्स्ट है प्रतिबल। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, बाहर से बल लगाया जाता है, तो वस्तु विरूपित हो जाती है तथा प्रत्यास्थता के गुण के कारण इसके भीतर प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु के विरूपण का विरोध करता है। बाह्य बल को हटाने पर प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। विरूपित वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रतिबल की एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी विमा है ml-1 एंड t-2। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी विकृति। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने से वस्तु के आकार तथा विकृति में परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु विकृत अवस्था में कही जाती है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन जो है वो विकृति कहलाता है। वस्तु पर विरूपक बल लगाने के अनुसार विकृति भी 3 प्रकार की होती है। वस्तु पर जो बाहर से विरूपक बल लगा रहे हैं उसके हिसाब से विकृति भी 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अवरूपण विकृति। हुक का नियम, हुक्स लॉ। सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रतिबल जो है ये विकृति के अनुक्रमानुपाती है, तभी ये इधर गया है। फिर विकृति ऐसे लिया है, विकृति प्रतिबल जो है इधर लिख देखिए, प्रतिबल प्रोपोर्शनल है विकृति के। जब यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये इजिकल टू में आ जाएगा और इजिकल टू में आ जाएगा, तब यहाँ पर एक ले लेंगे कांस्टेंट ई जिसको कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। फिर ये विकृति जो है इस प्रतिबल के अपॉन में चली जाएगी, तब यही फॉर्मूला बन जाएगा, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक ई इजिकल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है वह उतनी अधिक प्रत्यास्थता कहलाता है। कोई वस्तु है, अगर उसका प्रत्यास्थता गुणांक जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वह वस्तु उतनी अधिक प्रत्यास्थ कहलाएगी। पदार्थ में उत्पन्न विकृति के अनुसार ही प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। यदि पदार्थ में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि पदार्थ में आयतन विकृति उत्पन्न हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यदि पदार्थ में उत्पन्न विकृति अवरूपण की है तो प्रत्यास्थता गुणांक घटता गुणांक कहलाता है। जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी तार की लंबाई l है तथा त्रिज्या r है, उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे से mg भार लटकाया जाता है। देखिए जैसे ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये कोई दरख्त चला है, उससे ये l लंबाई का एक तार बांध दिया है, इसकी लंबाई में mg भार और इसमें mg भार ये नीचे लटका दिया है।
इसकी लटकाने पर इसके तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो गई है। अनुदैर्ध्य बल, इस पर अनुदैर्ध्य बल लटकाया गया भार अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लटकाया गया भार कितना है, mg है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ऐसी अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि हो रही है डेल्टा एल की, ये डेल्टा एल की वृद्धि हो रही है, डेल्टा एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई कितनी थी यहाँ पर, एल थी। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को बाई से डिनोट करते हैं, बाई इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा कितना आया है, एफ अपॉन ए, और अनुदैर्ध्य विकृति एल अपॉन एल। ये एल लंबाई में वृद्धि को कह रहे हैं, स्मॉल एल को। तो बाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल आ गया। एफ इक्वल टू है एम जी भार और एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो बाई इक्वल टू आएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका बीमीय सूत्र ml-1 t-2 है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की डेफिनेशन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल P है और आयतन विकृति डेल्टा बी अपॉन बी है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। तो B इक्वल टू आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ लिख दी। अभिलंब प्रतिबल P है, अभी यहाँ आया था, और आयतन विकृति डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये वाला B जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो P इक्वल टू माइनस बी पी अपॉन डेल बी। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र होगा ml-1 t-2। ये देखिए चित्र भी बना हुआ है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का। संपीड्यता, किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक B के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक B को, संपीड्यता को बीटा से नोट करते हैं। बीटा इक्वल टू 1 अपॉन आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कितना था, PB अपॉन डेल बी था, तो ये डेल बी ऊपर चला गया। संपीड्यता का मात्रक मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और इसका बीमीय सूत्र है m-1 LT2। इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आयतन के तरल पर 6 इंटू 10⁻6 पास्कल का दाब बढ़ाने पर उसमें 5 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब आयतन की कमी हो जाती है। तरल की आयतन विकृति और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दिया है, इसमें आयतन दिया है, B दिया है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और दाब दिया है 6 इंटू 10⁻6, और डेल V दिया है 5 इंटू 10⁻7, एंड इसमें पूछा है B आयतन विकृति और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन विकृति डेल V अपॉन B की वैल्यू हमें दी है, डेल V की वैल्यू हमें दी है, डेल V की वैल्यू ये है, यहाँ पुट कर देंगे, और B की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर देंगे। दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3 इंटू 10⁻⁴। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला है B इक्वल टू PB अपॉन डेल B। इन सब की वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 6 इंटू 10⁻6, B की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3, डेल V की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻7। सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी बर्तन में रखे द्रव का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द्रव की संपीड्यता याद करनी है। संपीड्यता का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हमें दिया है 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, कैलकुलेशन करेंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। किसी तार पर 1.5 mg भार लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि 1% की होती है। तार में रेखीय विकृति की गणना करनी है।
तार में रेखीय विकृति का फॉर्मूला है डेल एल अपॉन एल। तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 1% की है, तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100 इजकल टू 1% की, इसमें 1% की वृद्धि हो रही है। ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। जब 100 को इससे वन को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। यही आंसर है। एक धातु के तार की त्रिज्या 0.2 mm है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसमें दिया है 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर हमें दिया है 0.2 mm, इसको मीटर में चेंज कर लिया। मीटर में चेंज करेंगे तो इसको मीटर में चेंज कर लिया। मीटर में चेंज करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी। इस पॉइंट को हम इधर से इधर ले गए तो एक 10⁻⁻1 और आएगा, तो ये 10⁻⁻4 हो गया। एल अपॉन एल दिया है 0.2% की वृद्धि, ये भी हमें दिया है 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो इसको परसेंटेज से हटा के सिंपल बना लिया। इसको जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ हटाएंगे तो एक यहाँ पर 10 आएगा अपॉन में, और ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 और आएगा। तो ये क्या होगा? 10⁻³ हो गई, ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो इतना क्या है एरिया। एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। ठीक है। आवश्यक बल F का फॉर्मूला हम जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y = होता है कितना? FL अपॉन AL। यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? y/AL, और ये वाला L इसके नीचे चला जाएगा, ये आ गया। y = और A = πr² होता है, वो वैल्यू भी पुट कर दी। उसके बाद हमने इन सब की वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास y की वैल्यू हमें दी है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है, और r हमें अभी r की वैल्यू भी हमें दी है 2 × 10⁻⁴, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। l की वैल्यू भी दी है 2 × 10⁻³ अपॉन में l है, अपॉन में l है। l की वैल्यू हमें क्या करनी है? इस l अपॉन l की वैल्यू हमारे पास है, ये है 2 × 10⁻⁻3, ये हमने यहाँ पुट कर दी। इन सब की वैल्यू पुट कर दी, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके 22.6 न्यूटन आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही धातु के दो तारों से समान भार लटकाए गए हैं। इनमें एक तार की लंबाई 2 मीटर, व्यास 1.1 mm है तथा दूसरे तार की लंबाई 1 मीटर तथा व्यास 0.5 mm है। इनमें से किस तार में अधिक वृद्धि होगी और कितनी, बताना है। हमें क्या दिया है? L1 दिया है, हमें L1 दिया है 2 मीटर, L2 दिया है 1 मीटर, और हमें व्यास दिया है हमें कितना? ये व्यास दिया है यहाँ पर ये 1 mm, इसको व्यास दिया है, इसको त्रिज्या में चेंज कर लेंगे तो इसको ये कितने हो जाएगा? 0.5 mm हो जाएगा। और R2 कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 0.5 mm दिया है व्यास, तो इसको भी आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 mm एंड R2 हो जाएगा 0.25 mm। यंग प्रत्यास्थता का फॉर्मूला हम जानते हैं, y = mgl अपॉन πr²l। यहाँ से अगर हम l = निकालें तो ये आ जाएगा mgl अपॉन πr²y। अगर हम l देखें किसके प्रोपोर्शन है तो l अपॉन r² के प्रोपोर्शन है, बाकी सब इसमें कांस्टेंट की तरह यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि इसमें दो तार दिए हैं तो एक तार को क्या लिख लेंगे? L1 लिख लेंगे, दूसरे तार को, पहले तार को, इस ये फार्मूला है, पहले तार को L1 लिख लेंगे, दूसरे को क्या लिख लेंगे? L2 लिख लेंगे। ठीक है। L1 और इसको डिवाइड करेंगे। L1 की जगह कितना है? L1R2, L1 अपॉन R²। जब L1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसको 1 करके लिखेंगे, L1 अपॉन R1 का स्क्वायर। और जब L2 की वैल्यू रखेंगे तो इन्हीं में 2 लगा लेंगे तो कितना जाएगा? L2 ऊपर कितना जाएगा? और R2 ऊपर चला जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ से ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। इनकी वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास L1 की वैल्यू है, L2 की भी वैल्यू है, और इन दोनों की वैल्यू R1 अपॉन R2 की, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद 1/2 आ जाएगा L1 अपॉन L2 की वैल्यू।
तो ये कितना आ गया L1/L2 इजिकल टू आ गया 1/2। तो L2 इजिकल टू कितना लिख सकते हैं 2L1। अतः दूसरे तार में वृद्धि 2 गुनी होगी यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स।